हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मानवी एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज का जो विषय है अपना, आज का जो टॉपिक है, आगे बढ़ाएंगे। पार्ट 1 का सेकेंड डे आज। पार्ट का नाम था अपना आहार एवं पोषण। यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि आहार कितने प्रकार के हुए हैं। आहार के प्रकार का अपना टॉपिक चल रहा था कि आहार कितने प्रकार का होता है। मैंने आपको बताया था कि आहार 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। सबसे पहला बताया आपको वर्धक राशन, निर्वाह राशन। दूसरा बताया आपको वर्धक राशन। तीसरा बताया संतुलित राशन। इन तीनों के परिभाषा और इन तीनों की विशेषताएं मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। चौथा पॉइंट है अपना आदर्श राशन। आज हम बात करेंगे आदर्श राशन की कि आदर्श राशन क्या होता है, आदर्श राशन कैसा होता है, इसके बारे में अपन लोग चर्चाएं करेंगे। तो आहार के 4 प्रकार हैं: निर्वाह राशन, वर्धक राशन, संतुलित राशन और आदर्श राशन। देखिए, आदर्श राशन क्या होता है? आदर्श राशन का मतलब होता है हम अपने पशु को जो आहार देते हैं, पशु को जो चारा या दाना दे रहे हैं, हम अपने पशु को क्या खिलाते हैं? आहार या चारा या दाना भी बोल सकते हैं, आहार भी बोल सकते हैं, राशन भी बोल सकते हैं, भोजन भी बोल सकते हैं। ये पशु शारीरिक भार के अनुसार दिया जाता है या दिए जाने पर, क्या करने पर? दिए जाने पर ये शारीरिक यानी कि उसकी जो संपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं, संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करता है। क्या करता है? आवश्यकताओं को पूर्ण कर देता है। उसी को कहते हैं आदर्श राशन। यानी आदर्श राशन का मतलब होता है हमारा जो पशु है, गाय या जो भैंस है, उसे हम क्या करते हैं? गाय या भैंस को हम लोग यानी कि उसके शरीर के वजन के अनुसार या शारीरिक भार के अनुसार क्या देते हैं? आहार देते हैं, और उसकी संपूर्ण आवश्यकताओं को ये आहार क्या कर देता है? पूर्ति कर देता है, आवश्यकताओं को पूर्ण कर देता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, एक गाय का वजन 100 केजी है, तो हम उसे केवल 2.5 केजी यानी कि 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ देते हैं, यानी कि भूसा देते हैं। कितना? 2.5 केजी। अगर यही भैंस का होता है तो हम अपनी भैंस को 100 केजी शरीर भार पर हम लोग क्या करते हैं? उसे 3 किलो शुष्क पदार्थ देते हैं। क्या देते हैं? शुष्क पदार्थ। तो देखिए, अभी मैंने आपको यहां डेफिनेशन में बताया कि आदर्श राशन क्या होता है। आदर्श राशन का मतलब होता है कि जो आहार हम अपने पशु को दे रहे हैं, जो राशन अपन अपने पशु को खिला रहे हैं, जो चारा या दाना हम अपने पशु को खिला रहे हैं, वो किसके अनुसार दे रहे हैं? उसके शरीर भार के अनुसार। जब ये शरीर भार के अनुसार दिया जाता है तो वो क्या करता है? उसकी संपूर्ण आवश्यकताओं को क्या कर देता है? पूर्ण कर देता है। उसी को हम कहते हैं आदर्श राशन। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया कि जैसे गाय है, तो गाय अगर 100 किलोग्राम है, एक गाय का वेट 100 केजी है, गाय 100 किलोग्राम की है, तो हम उसे 2.5 केजी यानी कि 2.5 किलोग्राम यानी कि इसको शुष्क पदार्थ यानी कि भूसा देते हैं। भैंस को हम 100 केजी शरीर भार पर 100 केजी पर उसे 3 केजी यानी कि 3 किलो शुष्क पदार्थ देते हैं। बात दी जाती है चारे की। अब यहाँ आता है कि दाना। सर, दाना किस प्रकार से दिया जाता है? तो देखिए, दाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दाने का भी एक ऑब्जेक्ट है अपने पास, एक फैक्टर है अपने पास। अगर कोई भैंस 2.5 लीटर दूध देती है तो हम उसे 1 किलो दाना देते हैं। कितना? 1 केजी दाना। कितने पर? 2.5 लीटर दूध पर। उसी प्रकार से गाय अगर 3 लीटर दूध देती है, 3 लीटर क्या दे रही है? गाय दूध दे रही है, तो हम उसको 1 केजी दाना देते हैं। ये तो केवल जब दिया जाता है जब हमारा पशु दूध दे रहा हो।
लेकिन अगर हमारा पशु दूध नहीं देता है तो उस स्थिति में हम अपने गाय या भैंस को 1.5 केजी दाना अलग से देते हैं। जब अलग से ये दाना दिया जाता है तो अलग से दिया जाता है, अलग से देते हैं दाना, तो इसे कहते हैं जीवन निर्वाह। क्या कहते हैं? जीवन निर्वाह के लिए राशन दिया जाता है या दाना दिया जाता है। जो मैंने आपको निर्वाह राशन की परिभाषा में आपको बताया था कि निर्वाह राशन का मतलब होता है कि हमारा जो पशु है जैसे का तैसा रहे, केवल उसके शरीर की रक्षा के लिए, जीवन रक्षा के लिए से अपन लोग क्या करते हैं? दाना देते हैं। ना तो वो वृद्धि करता है, ना उत्पादन करता है, ना कार्य करता है, वो केवल पशु को जैसे के तैसे के लिए दिया जाता है। वही आपका दाना कितना है? 1.5 केजी, जिसे हम जीवन निर्वाह राशन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि आदर्श राशन में कौन कौन से गुण होने चाहिए, आदर्श राशन की विशेषताएं। परिभाषा भी अपनी बन चुकी है, तो परिभाषा देखिए अपन लोग अगर लिखना चाहे, आप नोट करना चाहे तो लिख सकते हैं कि जब किसी पशु को चारा या दाना उसके शारीरिक भार के अनुसार दिया जाता है और वह उसकी संपूर्ण आवश्यकताओं को क्या करता है? पूर्ण कर देता है, उसे हम कहते हैं आदर्श राशन। अब आदर्श राशन के गुण देखेंगे, आदर्श राशन की विशेषताएं देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आता है स्वादिष्टता। क्या आता है? स्वादिष्टता। तो स्वादिष्टता का मतलब है कि जो पशु को अपन लोग चारा या दाना दे रहे हैं, या ये बोला जाए कि पशु को दिया जाने वाला आहार या राशन कैसा होना चाहिए? स्वादिष्ट होना चाहिए। इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं? हरे चारे का समावेश मिला सकते हैं। क्या मिला सकते हैं? हरा चारा। क्योंकि हरा चारा क्या होता है? एक तो स्वादिष्ट होता है और रसीला भी होता है, पाचनशील भी होता है। दूसरा आता है पाचनशील। पाचनशील यानी कि अपन पशु को जो आदर्श राशन दे रहे हैं, जहां तक वो अधिक से अधिक पाचन से यानी शीघ्र पचने वाला होना चाहिए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? उसको क्या करते हैं? उसमें हरा चारा भी मिला सकते हैं, कभी कभी हम इसको दाना भी दे सकते हैं। क्योंकि दाना मिलाने से भी क्या है, जो राशन पशु को दिया जा रहा है वो शीघ्र पाचनशील हो जाता है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हरा मुलायम चारा मिला सकते हैं, हरा मुलायम चारा। और दाना भी दे सकते हैं। दूसरा आता है सस्ता। देखिए सबसे मेन बात आती है सस्ता, यानी कि हम अपने पशु को जो राशन देंगे, आदर्श राशन जो पशु को देंगे वो सस्ता होना चाहिए। क्योंकि एक पशुपालक जो पशु को पालने वाला होता है, जिसे हम पशुपालक भी कहते हैं, वो क्या है? उसका उद्देश्य है यानी कि लाभ कमाना, अधिक से अधिक लाभ कमाना। अगर उसको जो राशन अगर वो पशु को देगा, अगर उससे कुछ बेनिफिट या लाभ नहीं मिलेगा तो वो पशु को पालना बंद कर देगा। इसलिए हम जहां तक होगा पशु को जो राशन देंगे, जो आदर्श राशन उसको खिलाया जाएगा, वो सस्ता होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सस्ता होने के साथ साथ वो कैसा होना चाहिए? पोषक मूल्य होना चाहिए, पोषक मान होना चाहिए उसको। उसके बाद बात करते हैं स्वच्छ। स्वच्छ का मतलब है कि हम अपने पशु को जो आहार दे रहे हैं, पशु को जो आदर्श राशन खिला रहे हैं, उस आदर्श राशन में ना किसी प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए, मिट्टी, धूल, दुर्गंध एवं फफूंद रहित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फफूंद रहित होना चाहिए। क्योंकि अगर उसमें मिट्टी होगी, धूल होगी, दुर्गंध आएगी, फफूंद आएगी, तो पशु से नहीं खाएगा। जब पशु से नहीं खाएगा तो वो अपनी क्रियाओं को सुचारू रूप से चालू नहीं कर सकता है। तो देखिए आदर्श राशन की कौन कौन सी विशेषताएं, कौन कौन से गुण होने चाहिए आदर्श राशन में। तो सबसे पहला था स्वादिष्टता, यानी कि पशु को दिया जाने वाला आदर्श राशन कैसा होना चाहिए? स्वादिष्ट होना चाहिए। उससे स्वादिष्ट बनाने के लिए हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? हरे चारे का समावेश मिला सकते हैं। पाचनशील, यानी कि पशुओं को जो आदर्श राशन दिया जाएगा वो अधिक से अधिक शीघ्र पचने वाला होना चाहिए। पचने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए, जिस जल्दी से जल्दी पच जाए, तो उसे हम क्या करते हैं? उसमें हरा मुलायम चारा मिला देते हैं और दाना भी मिला देते हैं, क्योंकि पशु ऐसे चारा को जल्दी खाता है और आसानी से पचा लेता है। उसके बाद आते हैं पोषण यानी सस्ता। तो पशु को दिया जाने वाला आदर्श राशन सस्ता होना चाहिए, क्योंकि पशुपालक का उद्देश्य लाभ कमाना। अगर उसे सस्ते में ही मिलेगा और उसमें जो राशन उसको मिल रहा है वो कैसा होना चाहिए? पोषक मूल्य वाला होना चाहिए। कैसा? पोषक मूल्य, अर्थात उसमें पोषक तत्व होने चाहिए। उसके बाद करते हैं स्वच्छता, यानी कि स्वच्छ
तो जो पशु को आदर्श राशन दिया जा रहा है उसमें किसी प्रकार की मिट्टी, धूल, दुर्गंध या फफूंद नहीं होनी चाहिए, अर्थात रहित होना चाहिए। उसके बाद आता है विभिन्न चारों का समावेश। विभिन्न चारों का समावेश। तो देखिए विभिन्न चारों का समावेश का मतलब होता है कि इसमें हम अलग अलग तरीके यानी कि अलग अलग चारों को आपस में मिलाकर हम पशु को खिला सकते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं कि पशु को दिए जाने वाले चारे में अनेक चारों का मिश्रण होना चाहिए। होना चाहिए, अनेक चारों का मिश्रण होना चाहिए। या ये भी बोल सकते हैं कि पशु को बदल बदल कर चारे खिलाने चाहिए। उसके बाद इसमें आता है नियमित। तो देखिए नियमित का मतलब होता है कि हम अपने पशु को जो राशन दे रहे हैं, अपने पशु को जो चारा खिला रहे हैं, वो एक नियम के तहत, एक योजना के अंतर्गत होना चाहिए, जिससे कम से कम पशु को लगभग 8 से 10 घंटे का उसको आराम मिल सके। यानी कि इसका मतलब है कि हम अपने पशु को जो चारा देंगे उसको एक योजना के तहत बनाएंगे कि हमें उसे कब चारा देना है, कब उसका दूध निकालना है, कब उसको हमें आराम देना है, कब उसको पानी पिलाना है। ये सारे एक नियम के तहत, जैसे ग्रामीण लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं, थोड़ा एक बेसिक में थोड़ा अपन लोग जाते हैं तो ग्रामीण की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है मॉर्निंग में 4-4:30 से 5 बजे के या 6 बजे के बीच में हम लोग क्या करते हैं, पशु को चारा या दाना डालते हैं। उसके बाद हम उसका क्या है दूध निकालते हैं, फिर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। उसके द्वारा जो उसकी जो नाद होती है, ग्रामीण भाषा में कहते हैं खनौटा, लेकिन उसको अपन लोग बोलते हैं सब्जेक्ट वाइज भाषा में नाद लिखते हैं। उसको क्या लिखते हैं, नाद। उस नाद में से जो उसका जूठन बचता है, उस जूठन को उसको पशु के सामने डालते हैं। आटे की भुरकनी जो भी अपन उसमें लगाते हैं या दाना उसमें लगा के डाल देते हैं, पशु खा लेता है। और पशु फिर अपना 11 से 3 बजे तक आराम करता है। उसके बाद उसको फिर पुनः अपन वही प्रक्रिया दोहराते हैं, फिर उसका दूध निकालते शाम को, फिर उसको एक बार चारा डालते हैं। इस प्रकार से अपन लोग क्या करते हैं, उसको नियमित करते हैं। तो नियमित का मतलब होता है कि पशु को एक समय के अनुसार, एक योजना के अंतर्गत उसको चारा देना चाहिए, जिससे पशु को लगभग 8 से 10 घंटे का आराम मिल सके। तो देखिए अपना ये टॉपिक खत्म होता है यहीं पर कि आहार के कितने प्रकार थे, 4 प्रकार थे, निर्वाह राशन, वर्धक राशन, संतुलित राशन और आदर्श राशन। इससे पहले जो राशन थे अपने निर्वाह, वर्धक और संतुलित, उससे हमने इससे पहले वाली वीडियो में परिभाषित भी किया और उसको अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा भी दिया। बात आती थी यहाँ पर कि आदर्श राशन की, तो आदर्श राशन भी हमने आपको बताया कि आदर्श राशन क्या होता है, जब किसी पशु को हम लोग चारा या दाना उसके शरीर भार के अनुसार देते हैं, उसके बॉडी के वेट के अनुसार देते हैं, तो वो क्या करता है, उसकी संपूर्ण आवश्यकता को पूर्ण करता है, उसे आदर्श राशन कहते हैं। आदर्श राशन में कौन कौन से गुण होने चाहिए, आदर्श राशन की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए आदर्श राशन सबसे पहले स्वादिष्ट होना चाहिए। पशु को दिया जाने वाला आदर्श राशन स्वादिष्ट होना चाहिए। उसे स्वादिष्ट बनाने के लिए हम उसमें क्या कर सकते हैं, हरे चारा मिला सकते हैं, क्योंकि पशु हरे चारे को खाना अधिक पसंद करता है और ऐसे चारों को पशु बड़े चाव से खाता है। उसके बाद आते पाचनशील, यानी कि पाचनशील का शीघ्र पचने वाला होना चाहिए। पशु को जो अपन आहार दे रहे हैं वो शीघ्र पचने वाला होना चाहिए। तो उसको पचाने के लिए, अच्छा स्वादिष्ट बनाने के लिए, उसमें पाचनशील बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं, मुलायम हरा चारा मिलाते हैं और कभी कभी दाने का मिश्रण भी अपन लोग उसमें मिला सकते हैं। सस्ता, यानी कि एक पशुपालक का उद्देश्य होता है कि वो अधिक से अधिक लाभ कमा सके, तो उससे जो बाजार से जो उसको पशु के लिए जो सामग्री खरीदनी पड़ती है वो सस्ते होने के साथ साथ पोषक मान भी होनी चाहिए, अर्थात उसमें सभी पोषक तत्व होने चाहिए। उसके बाद आते हैं स्वच्छता, यानी कि पशु को दिया जाने वाला राशन कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की मिट्टी, धूल नहीं होनी चाहिए, दुर्गंध नहीं आनी चाहिए और फफूंद रहित होनी चाहिए। उसके बाद करते हैं विभिन्न चारों का समावेश। या हम अपने पशु को अलग अलग चारे को बदलेंगे, उसे अलग अलग चारों का समावेश खिलाएंगे, तो वो क्या उसे आसानी से खाएगा और स्वस्थ भी रहेगा और तंदुरुस्त भी रहेगा, दुग्ध उत्पादन भी बढ़ेगा। अगर हो सकता है अगर वो गर्भवती है तो उसका भ्रूण का विकास भी आसानी से हो जाएगा। उसके बाद करते हैं नियमित। नियमित का मतलब होता है कि एक योजना के तहत राशन दिया जाएगा। जब एक योजना के तहत राशन दिया जाएगा तो पशु को लगभग 8 से 10 घंटे का आराम मिलना चाहिए।
जब वो 8 से 10 घंटे का आराम मिलता है तो वो उसमें अपनी क्रियाओं को पूर्ण करता है। अगर दुधारू पशु है तो दूध बनाने की क्रिया है, अगर गर्भवती पशु है तो भ्रूण का विकास है, भोजन भी देना, अपने पशु अपने गर्भाशय से उसको भोजन भी देता है। इस प्रकार से इसमें लोग टॉपिक नहीं। अब बात आती है यहाँ से कि आहार के अवयव। अगला टॉपिक आता है कि आहार के अवयव। या आहार में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो देखिए आहार के सबसे पहला मैं आपको पॉइंट लिख देता हूं। सबसे पहला आता है प्रोटीन, दूसरा आता है पानी, तीसरा पॉइंट आता है कार्बोहाइड्रेट, चौथा पॉइंट आता है वसा, पांचवा आता है खनिज, और इसको लवण भी लिख सकते हैं, और छठवां पॉइंट आता है विटामिन्स। तो देखिए अपन सबसे पहले आहार के कौन कौन से अवयव होते हैं। तो देखिए आहार के अवयव है अपने पास, यानी कि 6 अवयव होते हैं, 6 पोषक तत्व होते हैं पशु के आहार में। प्रोटीन, पानी, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण और विटामिन। तो हम सबसे पहले प्रोटीन के बारे में जानेंगे कि प्रोटीन क्या होती है। तो देखिए प्रोटीन का मतलब होता है, ये प्रोटीन जो है ये पशु के भोजन का मुख्य अवयव है। क्या है? मुख्य अवयव है। यानी कि पशु का जो भोजन है, पशु को जो आहार दिया जा रहा है, उस आहार में सबसे ज्यादा मुख्य अवयव है प्रोटीन। तो देखिए प्रोटीन का जो रासायनिक जो संगठन होता है, देखिए प्रोटीन का रासायनिक संगठन की बात करते हैं तो रासायनिक संगठन में CHNOS P, ये देखिए ये है। जैसे कार्बन है, इसको कार्बन भी लिख सकते हैं अपन लोग, इसको हाइड्रोजन लिखते हैं, इसको नाइट्रोजन लिखते हैं, इसको ऑक्सीजन लिखा जाता है, इसको सल्फर लिखते हैं। सल्फर को गंधक भी कहा जाता है, और इसको लिखते हैं फास्फोरस। तो देखिए कार्बन का है 55%, हाइड्रोजन है 6.5 से 7.3%। उसके बाद आता है ऑक्सीजन है अपना 21.5 से 23.5%। सल्फर आता है 0.5 से 2%। फास्फोरस आता है 1%। बचता है अपने पास नाइट्रोजन, ये आता है 15%, 15.5%। तो देखिए आहार के अवयव, तो आहार का सबसे महत्वपूर्ण अवयव होता है, सबसे पहले आता है प्रोटीन। तो देखिए प्रोटीन जो होता है अपना, प्रोटीन आहार का मुख्य अवयव कहा जाता है। जब प्रोटीन का जो निर्माण होता है, इसका जो रासायनिक जो संगठन है वो बहुत ही जटिल है। तो देखिए रासायनिक इसका आता है, उसको जटिल भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए जटिल में सबसे पहले आता है कार्बन। तो इसमें कार्बन देखिए कितना होता है 51 से यानी कि 55%। हाइड्रोजन होता है 6.5 से 7.3%। नाइट्रोजन होता है यानी कि 15.5% से यानी 15.5%। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन होता है 21.5 यानी 21.5 से 23.5%। सल्फर होता है 0.5 से 2%। फास्फोरस होता है 1%। तो यहां से अपन ना क्वेश्चन भी बन सकता है कि अगर क्वेश्चन बनाना चाहे तो अपना क्वेश्चन भी बन सकता है कि प्रोटीन का रासायनिक संगठन लिखिए, प्रोटीन का मुख्य संगठन बताइए। तो प्रोटीन का ये संगठन भी है, आप इसे नोट भी कर सकते हो। तो देखिए प्रोटीन हो गया। अब बात आती है कि प्रोटीन से अपन के पशु को क्या क्या बेनिफिट है, पशु के शरीर में इसके क्या कार्य है। जब किसी पशु को प्रोटीन दिया जाएगा तो इसके क्या उसको कार्य है, क्या है चीजें, वो भी अपन लोग देखेंगे। तो देखिए प्रोटीन का, देखिए यहां से अब मैं आपको बता दूं, प्रोटीन आहार का मुख्य अवयव है।
जिसका रासायनिक संगठन है जो बहुत ही जटिल होता है, जैसे कार्बन है 51 से 55%, हाइड्रोजन होता है 6.5 से 7.3 यानी कि 6.5 से 7.3%, नाइट्रोजन 15.5%, ऑक्सीजन होता है 21.5 से 23.5%, सल्फर होता है या गंधक जिसको 0.5 से आपका 2% और फास्फोरस होता है आपको 1%। अब बात करते हैं इनके कार्यों की। बात करते हैं प्रोटीन के कार्य। तो देखिए पशु शरीर में प्रोटीन के सबसे पहले कार्य आता है, यह मांस की वृद्धि करता है। ये लिखेंगे, यह पशु शरीर में मांस की वृद्धि करता है, बाल एवं खाल का निर्माण होता है, शारीरिक वृद्धि होती है, नष्ट हुए ऊतकों की मरम्मत करता है, भ्रूण का विकास करता है। तो देखिए ये प्रोटीन के कार्य हैं। प्रोटीन के द्वारा पशु के शरीर में मांस की वृद्धि होती है, बाल एवं खाल का निर्माण होता है, शारीरिक वृद्धि होती है, नष्ट हुए ऊतकों की यानी कि मांसपेशियां जो होती है डैमेज हो जाती हैं उनकी भी मरम्मत होती है, भ्रूण का विकास भी होता है, और ये भी लिखा जा सकता है कि नए नए ऊतकों का निर्माण भी होता है या नई नई मांसपेशियों का निर्माण होता है। तो देखिए प्रोटीन के कार्य यानी कि शरीर में मांस की वृद्धि का होना, बाल एवं खाल का निर्माण होना, शारीरिक वृद्धि होना, नष्ट ऊतकों की मरम्मत करना, भ्रूण का विकास करना। तो आगे का देखिए एक टॉपिक अपना खत्म हुआ कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का संगठन बताया, प्रोटीन के आपको कार्य भी बताए। अगला आता है अपना अवयव आता है पानी। क्या आता है? पानी। तो देखिए पानी जो है ये शरीर की विभिन्न क्रियाओं को सुचारू यानी कि पूर्ण रूप से चालू रखने के लिए या उनको बनाए रखने के लिए पानी का होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरल पदार्थ है। पानी एक बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तरल पदार्थ है। इसकी बात करते हैं तो देखिए पशु शरीर में 85% जल होता है, दूध में 81 से 86% जल होता है। उसके बाद देखिए इसके बाद आती है पशु के शरीर को यानी कि पशु के शरीर में लगभग 20% पानी की कमी आती है। कितनी? 20%। जब पशु के शरीर में 20% पानी की कमी आती है तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि जीवों की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? जीवों की मृत्यु हो जाती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, पशु को प्रतिदिन लगभग 36 लीटर पानी पिलाते हैं। कितना पिलाते हैं? 36 लीटर पानी पिलाते हैं। तो देखिए पानी, पहला प्रोटीन आपको मैंने अभी बताया, दूसरा भी अब आता है पानी। तो पशु के शरीर में 81 से यानी कि दूध जो पशु शरीर है, पशु की जो बॉडी है, बॉडी में यानी 85% जल होता है। उसके बाद दूध में आपका 81 से 86। अगर पशु के शरीर में या जीवों के शरीर में 20% पानी की कमी आती है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है, और इसीलिए पशु को प्रतिदिन क्या करते हैं लोग 36 लीटर पानी पिलाते हैं। अब बात आती है कि प्रोटीन यानी कि पानी के क्या कार्य हैं, पानी के कार्य बताइए। तो देखिए पानी के कार्य होते हैं, पानी के कार्य सबसे पहला कार्य है यानी कि प्यास को बुझाना। यानी कि पानी क्या करता है, पशुओं की प्यास को बुझाता है। नंबर 2, जो भोजन दिया जाता है पशु को, उस भोजन को सरस व स्वादिष्ट बनाता है। क्या बनाता है? सरस व स्वादिष्ट बनाता है। उसके बाद भोजन को घोल का रूप देता है। किसका? घोल का रूप देता है। उसके बाद आता है यानी कि ये शारीरिक वृद्धि में भी सहायक है।
शारीरिक वृद्धि में भी क्या है, सहायक है। 5वां पॉइंट है, यानी कि यह हड्डियों के जोड़ों में स्नेह का कार्य करता है। काय का? स्नेह का कार्य करता है। उसके बाद शरीर के ताप को बनाए रखता है, ताप को बनाए रखता है। सातवां पॉइंट आता है, यानी कि देखिए पहला प्यास को बुझाना, पशु की प्यास को बुझाता है। भोजन को सरस व स्वादिष्ट बनाता है, भोजन को घोल का रूप देता है। शारीरिक वृद्धि में भी सहायक है, हड्डियों के जोड़ में स्नेह का कार्य करता है, शरीर के ताप को बनाए रखता है और शरीर में क्षय को भी बनाए रखता है, या ये कहा जाए शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है। हानिकारक, जिनको विषैले पदार्थ बोलते हैं, वो बाहर निकालना या बाहर निकालने में सहायता करना। तो देखिए बात करते हैं पशु शरीर में पानी क्या है, पानी के कार्य बताएंगे। तो मैंने भी आपको बताया कि पशु के शरीर में 85% जल होता है। दूध जो देता है उस दूध में आपका 81 से 86% जल होता है। अगर पशु के शरीर में 20% पानी की कमी आती है तो पशु की जीवों की मृत्यु तय है। इस कमी को पूरा करने के लिए हम अपने गाय या भैंस को या पशु को क्या करते हैं, 36 लीटर जल प्रतिदिन पिलाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि पशु शरीर में पानी के कार्य। जब हम किसी पशु को पानी पिलाते हैं तो सबसे पहला कार्य उसकी प्यास को बुझाना। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है भोजन को सरस व स्वादिष्ट बनाना। तीसरा पॉइंट आता है भोजन को घोल का रूप देना। जब भोजन को घोल का रूप मिलता है तो भोजन पूरे शरीर में क्या करता है, भ्रमण करने लगता है। शारीरिक वृद्धि करना, शरीर की वृद्धि में भी बहुत सहायक होता है जल। हड्डियों के जोड़ों में स्नेह का कार्य करता है, शरीर के ताप को भी बनाए रखता है और पशु शरीर की जो बॉडी है उससे विषैले यानी कि हानिकारक पदार्थों को भी बाहर निकालने में यह बहुत ही सहायता करता है। इसका और भी पॉइंट बना सकते हैं कि यह रक्त को पतला बनाता है। इसको रक्त को भी ये क्या करता है, पतला बनाता है। रक्त माने खून, ब्लड, खून को भी क्या करता है, ये पतला करता है, जिससे जब ये पतला होता है तो आसानी से पूरे शरीर में क्या कर लेता है, यानी कि भ्रमण कर लेता है। आज के वीडियो में आपको यहीं तक मिलेगा, आगे की वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करें और जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।